Dear students, today we will take hypothalamus. Hypothalamus is again very important part of the brain. आपको जानकर आश्चर्य होगा इसका जो वेट होता है ओनली 4 ग्राम होता है। आगे बात करेंगे हम। बट हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद भी होगा, आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर थैलेमस देखें, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स दिए थे कि थैलेमस के इंट्रोडक्टरी पॉइंट में था कि जो डायनसेफेरॉन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ओके, तो इन डेवलपमेंटल स्टेज द डायनसेफेरॉन की कैविटी होती है वो 4 झोन बनाती है। अगर आपको ऐसा याद हो तो मैंने एक बनाया था डायग्राम, इसमें जो पार्ट होता है ये थर्ड वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, सेंट्रल कैविटीज की। इसमें 4 झोन बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ। ये 4 झोन थे। फर्स्ट झोन से हमारा एपिथैलेमस था, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पीनियल ग्लैंड था, इसमें हमने बताया था। सेकंड झोन के अंदर थैलेमस प्रॉपर है, ओके, थैलेमस प्रॉपर एंड मेटाथैलेमस। थर्ड झोन के अंदर सब थैलेमस है, और फोर्थ झोन जो लोअर मोस्ट झोन होता है ये हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है। ओके, हाइपोथैलेमस फर्दर डिवाइड होता है, फर्दर इसके पार्ट्स बनते हैं। तो एक तो बनता है हाइपोथैलेमस प्रॉपर, एक बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस, ओके, और इससे एक बनता है अपना ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक चियाज्मा एंड ऑप्टिक बल्ब। तो ये बनते हैं हमारे 3 चीजें यहाँ पर, ठीक है, ऑप्टिक से रिलेटेड जो भी चीज है, ठीक है। तो हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे आज। हाइपोथैलेमस, नाउ इट इज वेरी स्मॉल इन साइज बट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले इसके पॉइंट वाइज हम देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, नोट्स हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछा जाता है हाइपोथैलेमस में, एनाटॉमिकल पार्ट को ज्यादा लेंगे, ऐसे इसमें फिजियोलॉजी का पार्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आप सिंपल लाइन, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेरॉन which lies in the floor and lateral wall of the third ventricle। इतना लिख देंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, इट इज सफिशिएंट। और लिखना चाहते हैं तो इट इज अबाउट 4 ग्राम इन वेट। टोटल वेट ऑफ ब्रेन होता है, टोटल वेट जो होता है 1200 टू 400 ग्राम, किसका, ब्रेन का। और इसमें इसका जो ग्राम है हाइपोथैलेमस का वो है ओनली 4 ग्राम। तो सोचो कितना छोटा पार्ट है, इट इज लेस देन 1%, इट इज लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्रेन वेट। Though it is small, very small in size, but it is essential for life because it controls many visceral and metabolic activities of the body which are necessary for life। ठीक है, तो हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे हम। देन सेकंड पॉइंट हमारा होगा लोकेशन। अभी कहाँ होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इन द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो इट इज लोकेटेड इन द फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल above the pituitary gland at the base of brain, above the brain stem। It is surrounded by blood vessels of circle of Phillips। एक डायग्राम इसमें बनाना चाहेंगे, ये डायग्राम हमको आगे भी काम आएगा, ओके। तो डायग्राम जरूर बनाना लोकेशन के अंदर। अगर आपने एक डायग्राम लोकेशन में बना दिए तो आपको इसके अंदर बाउंड्री में भी यही डायग्राम बनाना है। जो हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लिया या हाइपोथैलेमस, उसमें भी हमको ये डायग्राम हेल्प करेगा। तो एक ही डायग्राम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा अपन ने बना चुके हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको एक कार्पस कैलोजम बनाता हूं। दिस वन इज अ कार्पस कैलोजम, आपको याद होगा हम पढ़ चुके हैं और बना चुके हैं कई मर्तबा। दिस वन इज फोर्निक्स, याद होगा आपको, इसमें फोर्निक्स बनाया था। यहाँ से हमने छोटे छोटे रेशे बनाए थे, सेप्टम पेलुसिडम, यहाँ पे जरूरत नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। रोस्ट्रम है इसके यहाँ पर जस्ट पिन पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर एंटीरियर कमिश्वर है, और एंटीरियर कमिश्वर से एक्सटेंशन एक निकलता है, इसको हम कहते हैं लेमाइना टर्मिनेलिस, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि आगे हमको हेल्प हो। दिस इज लेमाइना टर्मिनेलिस, ठीक है।
दिस इज लेमाइना टर्मिनलिस, इट इज फॉर्निक्स, दिस इज कार्पस कैलोसम, एंटीरियर कमिश्वर। ठीक है, इसके पीछे वाले पार्ट्स हम बना चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड पढ़ाई थी। यहां से दिस वन इज पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। ठीक है, यहां से सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, ये भी आपको बता चुका हूं मैं, याद रखना इनको। ठीक, इधर बढ़ते हैं हम। यहां पर लेमाइना टर्मिनलिस से लाइक दिस, यहां पर होता है ऑप्टिक चियाज्मा, डिकसेशन ऑफ ऑप्टिक फाइबर्स। मैं सजैटल सेक्शन बना रहा हूं बेटा। ठीक है, इट इज सजैटल सेक्शन, ऑप्टिक चियाज्मा, दिस इज ऑप्टिक चियाज्मा। आगे बढ़ेंगे, इन्फेंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम, कि हमारी बढ़ेगी मेमिलरी बॉडी। ये भी एक छोटा सा पोर्शन है, छोटी सी ग्लैंड है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेमिलरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है मेमिलरी बॉडी, मेमोरी और लर्निंग के अंदर मेमिलरी बॉडी। ठीक है, देन टेगमेंटम, टेक्टम, देन पोन्स, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला, और ये ब्रेन स्टेम पूरा बनेगा। मैं इसको थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज याद रहे। ठीक है, ओके, ये हमने यहां पर बनाया था सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, और ये यहां से हमारा सेरिबेलम वाला पोर्शन, दिस वन इज सेरिबेलम। ये थोड़ा सा इसके सामने आता है, लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इलोंगेट किया है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम है पूरा। ठीक है, यहां पर हमारी सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये जो पाइप दिख रहा है इट इज एक्विडक्ट, और इसको कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या इंपॉर्टेंस है बताऊंगा आगे अभी आपको मैं। जो हमारा हाइपोथैलेमिक सल्कस है वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन से सेरिब्रल एक्विडक्ट तक चलता है, और हाइपोथैलेमिक सल्कस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, ऊपर थैलेमस होता है, ये इसलिए मैंने बनाया है। ठीक है, ये हमारा इंटरनल एंटीरियर कमिश्वर, और यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, दो वेंट्रिकल के बीच में मिलने वाला फोरामन, इसको फोरामन ऑफ मोनरो भी कहते हैं। ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन है। ठीक है, और यहां से चलता है फोर्निक्स के बाद जस्ट, है ना। ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि आपको जब वेंट्रिकल्स पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा। दिस इज, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट तक आ गई, ये हाइपोथैलेमिक सल्कस है, यहाँ पर थैलेमस है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ये पूरे हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमस, इज इट क्लियर? यहाँ पर इंटरथैलेमिक एडहेशन होता है, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरथैलेमिक एडहेशन, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके नाम लिख लेते हैं अपन, थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा बट इंपॉर्टेंट है। कार्पस कैलोसम, पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड, सुपीरियर एंड इंफीरियर colliculi, this one is cerebellum, this one is fornix, ये है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन, IVF, फोरामन ऑफ मोनरो भी कहते हैं इसको। दिस वन इज एंटीरियर कमिश्वर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको साथ में भी आपको एक डायग्राम चला दूंगा। ठीक है, एंटीरियर कमिश्वर, दिस वन इज लेमाइना टर्मिनलिस,
डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब आप एग्जाम के अंदर बनाओगे तो ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। लेमाइना टर्मिनेलिस, दिस वन इज ऑप्टिक चियाज्मा, ऑप्टिक चियाज्मा, दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, pituitary gland, this one is mammillary body, tegmentum, tectum, pons, medulla. Is it clear? ये डायग्राम समझना है। and important one is this hypothalamic sulcus, हाइपोथैलेमिक सल्कस। हाइपोथैलेमिक सल्कस के नीचे हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर ये थैलेमस वाला पोर्शन है। ये डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ये डायग्राम अक्सर अपने को काम में आएगा। इसी चैप्टर के अंदर हाइपोथैलेमस में इसको हम 3 जगह इस्तेमाल करेंगे। लोकेशन में हमने बना दिया है, इसी डायग्राम को हम बाउंड्रीज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, इसी डायग्राम को हम यहाँ पर न्यूक्लियस बनाकर न्यूक्लिया या हाइपोथैलेमस के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। Is it clear? So location के अंदर it is located below the third ventricle, below the floor of third ventricle and lateral wall of the ventricle. ठीक है? It is located below the third ventricle, above the pituitary gland. This is pituitary gland. Below the third ventricle, above the pituitary gland. Is it clear? यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है। Is it clear? Surrounded by ब्लड वेसल्स ऑफ सर्कल विलिस। जो बेस ऑफ ब्रेन देखेंगे तो सर्कल ऑफ विलिस आपने पढ़ चुका हूं मैं आपको, उसमें डायग्राम देखना मिल जाएगा आपको। नाउ बाउंड्रीज की बात करेंगे हम। थर्ड पॉइंट इज बाउंड्रीज। तो लोकेशन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना इट इज लोकेटेड बिलो द थर्ड वेंट्रिकल एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, 2 लाइन। ठीक है ना। बाउंड्रीज की बात करेंगे तो एंटीरियरली by lamina terminalis, this is lamina terminalis, यहाँ hypothalamus, तो anteriorly by lamina terminalis, okay, lamina terminalis extend from कहाँ से कहाँ तक, anterior commissure से लेके optic chiasma तक lamina terminalis होता है। ठीक है, lamina terminalis, this is anterior commissure। तो first boundary anteriorly it is bounded by lamina terminalis, posterior superiorly, posterior भी है और superiorly भी by hypothalamic sulcus। Posterior superiorly by hypothalamic sulcus, it extends from interventricular foramen to the cerebral aqueduct. Is it clear? Inferiorly, अब inferiorly में जितने structures दिख रहे हैं आपको, ये आप inferiorly में लिख सकते हैं। तो inferiorly by floor of third ventricle, ठीक है। जो third ventricle का floor है, ये मैंने आपको ऐसा खींच के बनाया है। जब आप बुक के अंदर डायग्राम देखेंगे या कोई ओरिजिनल डायग्राम देखेंगे, ब्रेन का बॉडी का पार्ट ऑर्गन देखेंगे, ये सारी चीजें एक दूसरे चिपकी और ऐसी यूं जाएंगी, वहां समझ में नहीं आता है। हमको समझने के लिए लीनियर डायग्राम हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ताकि एक एक पॉइंट को आप एलेबोरेट कर सकें, बता सकें। तो इंफीरियरली बाय फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। हियर वी फाउंड, अब इसके अंदर हमको क्या क्या मिलेगा थर्ड वेंट्रिकल में? ट्यूबर एमिनेंस मिलता है, मीडियन, ठीक है, सॉरी, ट्यूबर सिनेरम मिलता है, मीडियन एमिनेंस मिलता है एंड इन्फंडिबुलम। 3 चीज मिलती हैं। ट्यूबर सिनेरम, ट्यूबर सिनेरम क्या है? ट्यूबर सिनेरम जो है इट इज अ डायमंड शेप्ड एलिवेशन है, स्लाइटली रेज्ड एलिवेशन है, ठीक है, इन द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ट्यूबर सिनेरम कहलाता है। ट्यूबर सिनेरम जो है एक्सटेंड करता है ऑप्टिक चियाज्मा से मेमिलरी बॉडी तक, ऑप्टिक चियाज्मा से मेमिलरी बॉडी तक एक डायमंड शेप्ड एमिनेंस है, रेस्ट। अब मैं इसको यहां पर बना के बताऊं मैं अगर आपको, तो फॉर एग्जांपल जो डिकसेशन ऑफ फाइबर्स हो रहे हैं ऑप्टिक नर्व के, लाइक दिस, ये डिकसेशन हुआ, ये ऑप्टिक चियाज्मा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज ऑप्टिक चियाज्मा। तो यहां पर डायमंड शेप्ड जो एलिवेशन है इसको हम ट्यूबर सिनेरम कहते हैं, और इसी के बीच में एक और छोटा सा रेस्ड एलिवेशन होता है, थोड़ा सा एक रेस्ड पार्ट होता है, इसको मीडियन एमिनेंस कहते हैं। तो दिस डायमंड शेप्ड इज ट्यूबर सिनेरम, इट इज मीडियन एमिनेंस। और यहां पर आप देखिए मेमिलरी बॉडी है, तो जब हम इसको
बिलो दी बेस ऑफ ब्रेन देखेंगे, नीचे से देखेंगे, इन्फीरियर सरफेस देखेंगे, तो हमको मेमोरी बॉडी दो मिलेगी ना। दिस इज मेमिलरी बॉडी, लाइक ये मेमिलरी बॉडी, दीज आर द मेमिलरी बॉडी। ठीक है, तो ट्यूबर सिनेरम एक्सटेंड फ्रॉम ऑप्टिक चियाज्मा टू द मेमिलरी बॉडी, आप ये भी लिख सकते हैं इसको, और लिखेंगे क्योंकि यही है। तो बाउंड्रीज के अंदर एंटीरियरली बाय लेमाना टर्मिनलिस, पोस्टीरियर सुपीरियर बाय हाइपोथैलेमिक सल्कस, एंड इंफीरियरली बाय फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। और फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में हमको क्या क्या मिलेगा? ट्यूबर सिनेरम मिलेगा, नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, दिस वन इज ट्यूबर सिनेरम। इतना डीप में लिख सको तो ठीक है, अदरवाइज आप फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल लिखना आपने। दिस वन इज मीडियन एमिनेंस, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूज मत होना क्योंकि एक दूसरे से मिल रहे शब्द है ना। एंड दिस वन इज मेमिलरी बॉडी। ठीक है, अगेन इन्फेंडिबुलम में मिलता है। ठीक है, इसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं। स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन इन्फेंडिबुलम। अब मैं आपके जनरल नॉलेज की चीज आपको नोट्स में नहीं लिखना है, एक ऐसा बनाता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज ऑप्टिक चियाज्मा एंड दिस इज मेमिलरी बॉडी। ठीक है, तो ट्यूबर सिनेरम एक्सटेंड फ्रॉम ऑप्टिक चियाज्मा टू द मेमिलरी बॉडी। इज इट क्लियर? यहीं पर थोड़ा सा मीडियन एमिनेंस होता है, रेस्ड एमिनेंस होता है, इसको मीडियन एमिनेंस, रेस्ड एलिवेशन, एक एलिवेशन होता है छोटा सा, स्मॉल एलिवेशन, इट इज नॉन एज मीडियन एमिनेंस। और इसी से स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है, दिस जो आके ये बनता है इन्फेंडिबुलम। और ये इन्फेंडिबुलम आगे कंटिन्यूस होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ऐसा बनता है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, इज इट क्लियर? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आया? ऑप्टिक चियाज्मा से मेमिलरी बॉडी तक जो एक प्रोजेक्शन जा रहा है, इसको हमने कहा है ट्यूबर सिनेरम। इसके बीच में एक छोटा सा एलिवेशन होता है, इसको मीडियन एमिनेंस कहते हैं। यहाँ से प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं, और इन्फेंडिबुलम का आगे जाके बनती है, क्या बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया आपको? तो दीज आर दी बाउंड्रीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी बाउंड्रीज ऑफ hypothalamus. Next heading is parts of hypothalamus. इंट्रो हुआ, लोकेशन हुआ, बाउंड्रीज हो गई, नाउ पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस। तो एंटेरो पोस्टीरियरली दीज आर, अगर हम एंटेरो पोस्टीरियरली देखें तो इसके हाइपोथैलेमस के पार्ट्स कितने हैं? 3 हैं। ऑप्टिक पार्ट, ये ऑप्टिक एरिया, ऑप्टिक चियाज्मा के आसपास, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ट्यूबरल या इन्फेंडिबुलर पार्ट, इन्फेंडिबुलर पार्ट या एरिया, एंड लास्ट पोस्टीरियर मोस्ट जो होता है मेमिलरी पार्ट। पोस्टीरियर मोस्ट मेमिलरी बॉडी है, मेमिलरी पार्ट, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। Is it clear? Optic, infundibular and mammillary. Optic is further divided into pre-optic and supra-optic. ऑप्टिक के पहले और सुप्रा-ऑप्टिक, ऑप्टिक के ऊपर। ठीक है, तो फर्दर इनके 2 पार्ट होंगे, प्री एंड सुप्रा ऑप्टिक। इज इट क्लियर? तो ये एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के अंदर मेमिलरी एरिया होता है, ये मेमिलरी पार्ट होता है। बस इतना ही आपको लिखना है पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आएगा वो है न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। मैं शॉर्ट के अंदर आपको पूरा का पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट हेडिंग इंट्रो, लोकेशन, बाउंड्रीज, पार्ट्स, देन न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। न्यूक्लियाई के अंदर यही डायग्राम रहेगा, जहां जहां पर न्यूक्लियस है उसके हिसाब से उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, देखो एक न्यूक्लियस, ये क्या हमारा ऑप्टिक चियाज्मा है, तो इसके ऊपर जो मिल रहा है ये सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस। देन पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इसके ऊपर वेंट्रिकल के आसपास है तो पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, दिस वन इज पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इसके नीचे तरफ जाएंगे हम तो डॉर्सो वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर की तरफ आ रहा है ना, डॉर्सो वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस।
देन और पीछे जाएंगे तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस, यहां पर पोस्टीरियर न्यूक्लियस हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज पोस्टीरियर न्यूक्लियस। एक होगा हमारा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस यहां पर। ये 5 न्यूक्लियस हम बना रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपके साथ चल ही रहा है न्यूक्लियस का, इसके अंदर नॉमिनेशन भी है। मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताया ताकि आपके दिमाग में रहे कि बना कैसे है। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं हम आगे इसको, ये कैसे बना है ये। दिस इज सुपरऑप्टिक न्यूक्लियस, ओके। दिस इज पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, डार्सोवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर न्यूक्लियस और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। जो सुपरऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है ये ऑप्टिक पार्ट के अंदर आते हैं। डॉर्सोवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये हमारा ट्यूबरल पार्ट के अंदर आता है। और जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है ये हमारा पोस्टीरियर या मेमेलरी पार्ट के अंदर, ये मेमेलरी बॉडी आ गई यहाँ पर, मेमेलरी पार्ट के अंदर। ये 3 पार्ट थे। ऑप्टिक के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, सुपरऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर। इन्फेंडिबुलर में 2 न्यूक्लियस आ गए हमारे, ठीक है। कौन कौन से आ गए? एक तो डॉर्सोवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आ गया और एक हमारा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस आ गया। और मेमेलरी पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस है हमारा, उसको हमने कहा है पोस्टीरियर न्यूक्लियस। 1-2 न्यूक्लियस और हो सकते हैं बुक के अंदर, बट इतने तो आपको लिखना ही है, ठीक है। नाउ 6th पॉइंट इज कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है कनेक्शंस। तो हाइपोथैलेमस हैव बोथ टाइप ऑफ कनेक्शंस, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट मतलब रिसीव करने वाले, इफरेंट मतलब देने वाले, ठीक है। तो दोनों मिलते हैं। तो अफरेंट एंड इफरेंट, इट रिसीव्स, या एफरेंट जिसके कनेक्शंस होते हैं, इट रिसीव्स विसरल सेंसेशंस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। अफरेंट के अंदर है ना कनेक्शंस 2 हैं, एफरेंट्स हैं और इफरेंट्स हैं, ठीक है। एफरेंट के अंदर जो इसको सेंसरी अपने मिलते हैं जितने भी विसरल सेंसेशंस इसके, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन स्टेम से मिलते हैं। और इफरेंट्स इसके जो होते हैं वो सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइजल ट्रैक्ट होता है, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है एंड मेमिलोटेगमेंटल ट्रैक्ट होता है। ये इसके इफरेंट्स के अंतर आते हैं, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। इज इट क्लियर? एफरेंट के अंदर क्या लिया हमने? विसरल सेंसेशन फ्रॉम स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन स्टेम। इफरेंट के अंदर आप इसके नाम लिख देना, बुक के अंदर भी दिए हैं आपको इसके अंदर, सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, ठीक है। देन मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक होती है मेमिलोटेगमेंटल ट्रैक्ट। ये आपको ऐसा लिखना है इसके अंदर कनेक्शंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी हमारी फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, दाउ इट इज ओनली 4 ग्राम इन वेट, इट इज लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्रेन वेट, ठीक है। बट इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। कैसे? क्योंकि इसके अंदर सेटाइटी सेंटर्स होते हैं। सेटाइटी सेंटर समझते हैं? भूख लगी है, खाना खाएंगे, खाना खा लिया, पेट भर गया है, संतृप्त हो गए हैं, सेटिस्फेक्शन हो गया है। तो फीडिंग सेंटर और सेटाइटी सेंटर दोनों हाइपोथैलेमस में होते हैं। भाई खाना जीवन के लिए जरूरी है, जब तक आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा गाड़ी चलेगी कैसे, बराबर। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज। क्यों? ड्यू टू सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। ये दोनों जो सेंटर है वो भी हाइपोथैलेमस के अंदर मिलते हैं। इज इट क्लियर? इन 2 कारणों से हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ब्रेन का। भले छोटा सा है, लेस देन 1% इसका टोटल वेट है ब्रेन वेट के, बट काम इसका बहुत ज्यादा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, कंसर्न विद द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। सेकंड थिंग, एक चीज तो समझ में आया, होम्योस्टेसिस, ये वर्ड याद रखना। अगर आप हाइपोथैलेमस लिख रहे हैं और होम्यो
स्ट्रेसिस, अगर ये वर्ड नहीं लिख रहे तो आपका हाइपोथैलेमस लिखना बेकार है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है होम्योस्टेसिस, मतलब इक्विलिब्रियम, तराजू होता है ना, बैलेंस बना के रखना। तो जितने भी स्ट्रेस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज मेंटल, ओके, वो सारे के सारे जो स्ट्रेस हैं, या वेदर इट इज केमिकल, जैसा भी स्ट्रेस मतलब इम्बैलेंस, इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस सारी इमोशंस लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके जो हमारा हाइपोथैलेमस है और अदर पार्ट्स जो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, उसके साथ मिलके क्या करता है हमारा हाइपोथैलेमस? बॉडी के बैलेंस को, गम, खुशी, जितने भी इमोशंस हैं, गुस्सा है, आनंद है ना, उन सबको मेंटेन करके रखता है। इफ देर इज ए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर बॉडी के अंदर वो हो रहा है तो ये उसको भी बैलेंस करेगा। तो सारे स्ट्रेस हैं ये, इन सारे स्ट्रेस, अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब केमिकल इम्बैलेंस हुआ, गुस्सा आ रहा है ना, इमोशंस आ रहे हैं तो फिजिकल और मेंटल इमोशंस के अंदर हेल्प कर रहा है। तो सारी की सारी चीजें इनको बना के रखना एक लेवल के ऊपर होम्योस्टेसिस कहलाता है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कंसर्न विद द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट रेगुलेट्स मेनी वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इट रेगुलेट्स मेनी वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अभी वाइटल फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एंडोक्राइन कंट्रोल। फंक्शंस के अंदर सबसे पहला हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल। कैसे? एंडोक्राइन कंट्रोल by forming, releasing and inhibiting hormones. It regulates pituitary, adrenal and many other glands. Pituitary gland सबकी माँ है, सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी से निकलते आते जाते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते ही, ठीक है। एड्रिनल और मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी है, तो ये रेगुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों को, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन पैदा करके एंडोक्राइन कंट्रोल करता है। देन न्यूरोसिक्रेशंस, सेकंड जो हेल्प हमारी होती फंक्शन में, दूसरा फंक्शन है इसका न्यूरोसिक्रेशन। ये क्या चीज है न्यूरोसिक्रेशन? न्यूरोसिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन है। वेसोप्रेसिन को हम एडीएचडी कहते हैं, है ना, वेसोप्रेसिन ऑल्सो एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो क्या होता है? दीज आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड टू इन्फंडिबुलम एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो न्यूरोसिक्रेशन हुआ, एंडोक्राइन कंट्रोल, न्यूरोसिक्रेशन, वेसोप्रेशन, ऑक्सीटोसिन के साथ। देन इट रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दस कंट्रोल द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी। तो रेगुलेट्स द, थर्ड पॉइंट इज रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा तो क्या क्या हो जाएगा? सीवीएस, रेस्पी, जीआईटी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। देन फोर्थ वन इज इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर या इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। कंट्रोल की जगह आपने रेगुलेट लिखना, रेगुलेट ज्यादा सही वर्ड है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। फिर क्या होगा इसके अंदर? इट रेगुलेट्स फूड एंड वाटर इनटेक। रेगुलेट्स फूड एंड वाटर इनटेक। कैसे? फूड एंड वाटर इनटेक को हंगर सेंटर्स प्लेस लेटरली एंड सैटाइटी सेंटर प्लेस मीडियली। दो चीज याद रखना, जो हंगर सेंटर है ना फूड के लिए, वो कहां पर है? लेटरली होता है, और जो सैटाइटी सेंटर है संतृप्त होने वाला, वो मीडियली है। सो स्टिमुलेशन ऑफ फीडिंग सेंटर या डैमेज ऑफ सैटाइटी सेंटर, फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हुआ और या फिर सैटाइटी सेंटर डैमेज हो गया। फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हुआ, खाए जाओ, भूख लग रही, बार बार भूख लग रही, बार बार खा रहा है, या फिर सैटाइटी सेंटर डैमेज हो गया, पेट ही नहीं भर रहा है, आगे से ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, पेट ही नहीं भरा, खाया जा रहा है, तो क्या होगा? ओवर ईटिंग होगी,
हाइपरफेजिया, ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी। ठीक है, ऐसे ही स्टिमुलेशन ऑफ सैटाइटी सेंटर, सैटाइटी सेंटर स्टिमुलेट होगा, थोड़ा भी खा रहा तो पेट भर जा रहा है, सैटाइटी सेंटर स्टिमुलेट हो गया, साहब संतृप्त हो गए। और डैमेज टू फीडिंग एरिया या फीडिंग सेंटर, डैमेज ऑफ फीडिंग सेंटर अगर हुआ, खाने का जो फीडिंग सेंटर डैमेज हो गया, भूख नहीं लग रही, इट लीड्स टू हाइपोफेजिया, इवन एफेजिया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात की, 2-3 वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं। हाइपरफेजिया तो बड़ी चुका आपको मैं अभी जस्ट पहले अभी, है ना। अब बता रहा हूं आपको, हाइपोफेजिया कम खा रहा है, या फिर एफेजिया खा ही नहीं रहा है, सैटाइटी सेंटर हो गया ना, स्टिमुलेट हो गया, पेट भरा हुआ है, या फीडिंग सेंटर डैमेज हो गया, भूख नहीं लग रही, तो हाइपोफेजिया या एफेजिया हो जाएगा। इट लीड्स टू स्टार्वेशन, डेथ, मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, स्टार्वेशन, भूखमरी है। इसी तरीके से जो थर्स्ट या ड्रिंकिंग सेंटर है, इट इज सिचुएटेड इन द लेटरल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, और इट स्टिमुलेशन ऑफ इट, अगर इस थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, कॉपियस ड्रिंकिंग, बहुत सारा पानी पिएगा, एंड लीड्स टू ओवर हाइड्रेशन। तो ये फंक्शन के अंदर ये 5 फंक्शन में आ गए। नेक्स्ट फंक्शन हमारा सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन कैसे? बिकॉज हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड which controls gametogenesis, maturation of secondary sexual characters, है ना, and maintenance of secondary sexual characteristics. So these are the जितने वेरियस रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। इट आल्सो कनेक्टेड विद द लिम्बिक सिस्टम, दस पार्टिसिपेट्स इन सेक्सुअल इमोशंस, जो इमोशंस हैं उसके अंदर भी हमारे को हेल्प कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो 6th फंक्शन इज दिस। ओके, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। नेक्स्ट फंक्शन इज बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक, तो हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, बिकॉज बॉडी शोज साइक्लिक वेरिएशन इन इट्स फंक्शनल एक्टिविटीज। हमारी जो बॉडी है, इसके फंक्शनल एक्टिविटीज के अंदर एक साइक्लिक वेरिएशन बताती है, विच इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। जो बॉडी रिदम है 24 आवर की, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। मैंने आपको शायद आई थिंक पीनियल ग्लैंड में भी ये वर्ड इस्तेमाल किया था, सर्केडियन रिदम, है ना, सर्केडियन रिदम। ये सर्केडियन रिदम जो है हाइपोथैलेमस मेंटेन करके रखता है 24 आवर की। इस वक्त पर भूख लगना, वक्त पर नींद आना, इमोशंस का आना, टाइम पे, एक रिदम है पूरा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एंड लास्ट जो फंक्शन होता है वो है इमोशंस, रेज, फियर, भावनाएं, गुस्सा, डर, एवर्शन, किसी से नफरत, ठीक है, प्लेजर, आनंद, रिवार्ड, किसी को कुछ देना। These all are controlled by hypothalamus along with limbic system, autonomic nervous system and endocrine glands, या endocrine system. So these are the functions of hypothalamus. Okay, इतना हमको इसके अंदर functions में लिखना है, 8 functions, ऐसे आप पॉइंट वाइज लिख देंगे, पूरे नंबर में देंगे आप। यही चीज आपको फिजियोलॉजी में भी काम आ जाएगी, हेल्प हो जाएगी। अगर आपने फिजियोलॉजी में याद किया तो आप उसमें यहाँ पुट कर देना, बट इस थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया आपको, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं, वो नंबर पूरे मिलेंगे, आपको पॉइंट्स देना है पूरे के पूरे, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट। इन 8 पॉइंट्स के अंदर हमको हाइपोथैलेमस को डिस्क्राइब करना है। लास्ट पॉइंट है अप्लाइड एनाटॉमी। ये लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, इसलिए हर चैप्टर के अंदर जहां तक हो सके अगर अप्लाइड एस्पेक्ट आता है तो आपको जरूर लिखना है। अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी क्या हो सकता है? हाइपोथैलेमस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर है, काम बराबर कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर इसको इंजरी हो जाए, कोई लीजन हो जाए, तो लीजन ऑफ हाइपोथैलेमस में आकर किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू ट्यूमर्स, इंसेफेलाइटिस,
एंड इस्चीमिया। 3 रीजन है मेन, या तो कोई ट्यूमर हो गया है हाइपोथैलेमस के आसपास, उसको कॉम्प्रेस कर रहा है, हाइपोथैलेमस में हो गया या अदर स्ट्रक्चर में हो गया है, इंसेफेलाइटिस हो रहा है, पूरा जो सेरिब्रम है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो जाए, इन्फ्लामेशन, आइटिस इन्फ्लामेशन, इंसेफेलाइटिस ब्रेन के अंदर सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, तो इट में भी वायरल, इट में बैक्टीरियल। ओके, देन इस्चीमिया, ब्लड सप्लाई रुक गया और डैमेज हो गया, तो क्या होगा, कुछ सिम्टम्स हमारे अपीयर होते हैं। तो ड्यू टू लीजन ऑफ हाइपोथैलेमस, द लीजन ऑफ हाइपोथैलेमस में आकर आप इसमें लिख सकते हैं लीजन ऑफ हाइपोथैलेमस किससे हो सकता है, ट्यूमर से हो सकता है, ठीक है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, या फिर इस्चीमिया हो सकता है, ब्लड सप्लाई कम हो गया, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो इन चीजों से क्या क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पॉइंट अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर, डिस्टर्बेंस इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है, ठीक है। देन डिस्टर्बेंस इन स्लीप, स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है, ड्यू टू लीजन इन मेमोरी बॉडी, क्योंकि मेमोरी बॉडी इसके अंदर ही है, एंड एंटी पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन डिस्टर्बेंस इन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल फंक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिड हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें अपने को अपीयर होंगी लीजन ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर। क्लिनिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, क्लिनिकल कंडीशंस, क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर आएगा सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस, नाम तो सुना ही होगा, एक डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो शुगर बोलते हैं हम, ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस की बात कर रहे हैं हम, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर इन विच लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड, ज्यादा मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट होता है। एक होता है हमारा डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनाइटेलिस, एक टर्म होती है डायबिटीज इंसिपिडस, सेकेंड वन इज डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनाइटेलिस, ये क्लिनिकल कंडीशन है, ठीक है। तो डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनाइटिस, इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओबेसिटी एंड सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म, प्रॉपर डेवलप नहीं होना, इसको हम हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं, हाइपोगोनेडिज्म मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते, ठीक है, हाइपोगोनेडिज्म एट प्यूबर्टी, नॉर्मल साइज नहीं आता है, तो सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म या हाइपोगोनेडिज्म और ओबेसिटी एडिपोसोजेनाइटिस, ठीक है। देन लॉरेंस बीडल मून सिंड्रोम, एक और चीज आप लिख सकते हैं इसके अंदर, लॉरेंस बीडल मून सिंड्रोम या बीडल सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। तो लॉरेंस बीडल मून सिंड्रोम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मून फेस, चांद जैसा चेहरा हो जाता है, चांद मतलब गोल हो जाता है ना, एडिपोजेशन की वजह से फैट जमा होने की वजह से चेहरा एकदम गोल हो जाता है, यहाँ भी फैट, यहाँ भी फैट, सब फैट हो जाता है। पॉलीडेक्टाइलिया, ये नॉर्मल हमारे यहाँ 5 उंगली है, ऐसे 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, होता है किसी किसी को 4 हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाता है, अंगूठा निकल जाता है, किसी के 10 निकल जाता है, तो पॉलीडेक्टाइलिया। मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक ग्रोथ उसकी कम होती है, प्रॉपर नहीं होती, एंड हाइपोगोनेडिज्म अगेन, तो इसको लॉरेंस बीडल सिंड्रोम कहते हैं, लॉरेंस बीडल मून सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, इसके अंदर मून फेस, ओबेसिटी, पॉलीडेक्टाइलिया और मेंटल रिटार्डनेस विथ हाइपोगोनेडिज्म। एक है नार्कोलेप्सी, इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर एक क्लिनिकल कंडीशन आती है नार्कोलेप्सी,
लेप्सी बहुत अजीब बीमारी है, सोए जाता है, खूब नींद आती, एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न, एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपीनेस, दिन रात में सोते ही इंसान दिन में भी सोया रहता है, नार्कोलेप्सी। ठीक है, एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपीनेस, दिट इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।